हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ। इसमें आप देख पाएंगे इस वीडियो के अंतर्गत डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें तो इसमें आप देख पाएंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट डचेस। ठीक है, तो डच के इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने कवर किए हैं इस वीडियो में, वो आप देख पाएंगे जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक कवर किए हैं मैंने, जो मेन पॉइंट है वो मैंने कवर किए हैं। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपको पुर्तगालियों के बारे में पढ़ना है तो इस वीडियो के एंड में जब जाएंगे आप तो वहाँ पर आप इसकी वीडियो देख पाएंगे, तो पुर्तगालीज़ के वीडियोज़ भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ से देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, लेकिन ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अंग्रेजों वाली नहीं है, ये डच वाली है। ठीक है, डच वाली है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब टॉपिक्स जो हमारे हैं वो देखते हैं। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और ये हॉलैंड के निवासी थे। कहाँ के? हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड जिसको आज हम नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, नीदरलैंड के नाम से आज हम इसको जानते हैं, हॉलैंड को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन अगर बेसिक छोटे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो यही कि डच कहाँ के थे, तो हॉलैंड या नीदरलैंड। ठीक है, अब डचों की फैक्ट्रीज वगैरह देखते हैं जिसको हम कोठी बोला जाता है हिस्ट्री में, कि कोठी क्वेश्चन आता है, कोठी कहाँ निर्माण करी, तो वो है आपकी 1605 ईस्वी में डचों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम, ठीक है, कहाँ? मुसलीपट्टनम में स्थापित की। तो क्वेश्चन ये आएगा सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ की, तो फर्स्ट थी आपकी मुसलीपट्टनम में स्थापित की। इनकी और भी फैक्ट्रियाँ हुई फिर सूरत, कासिम बाजार, बड़ा नगर, ठीक है, पटना जो कि बिहार में है, बालापट्टनम, कोचीन आदि, फिर हर जगह उनने, लेकिन इससे मतलब नहीं है कहाँ कहाँ किया। उनने किया आपका कहाँ पे? मुसलीपट्टनम इज़ द फर्स्ट आंसर। मतलब हमेशा अगर क्वेश्चन में पूछता है तो पूछेगा आपका मुसलीपट्टनम। ठीक है, उसके अलावा, इनके अलावा उसने और कहाँ कहाँ किया? गुजरात में किया, गुजरात के कोरोमंडल में। ठीक है, गुजरात के कोरोमंडल में, ठीक है, गुजरात के कोरोमंडल में किया, बिहार में किया, बंगाल में किया, उड़ीसा में किया, हर जगह उन्होंने अपनी कोठी या कारखाना स्थापित किया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ था, अब देखिए इनके आगमन से पुर्तगालियों का व्यापार में एकाधिकार समाप्त हो गया। अब जब डच आ गए तो इनको एक कॉम्पिटिटर मिल गया। अब डच कोई सामान मान लीजिए 2 रुपये में बेच रहा है, पुर्तगालीस ने आके बोला नहीं हम 1.5 में दे देंगे, तो लोग इनसे खरीदेंगे, तो इनका वो धंधा चौपट होने लगा धीरे धीरे। तो ये एक तरीके से डच आए तो पुर्तगालियों का थोड़ा सा मतलब वो प्रॉब्लम हो गई उनको, उनके व्यापार में, उनके बिजनेस में थोड़ी सी कमी आने लगी, है ना। देखते हैं अब डच जो क्या निर्यात करते थे, डच लोग क्या निर्यात करते थे वो देखते हैं। तो ये करते थे मसाले, वस्त्र, नील की खेती, जैसा कि हमने देखा अंग्रेजों ने नील की खेती बहुत करवाई है, सोरा, सिल्क आदि सभी का निर्यात किया जाता था डचों के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन अधिकतर आता है ये मसाले से रिलेटेड, मसाला और आपका सिल्क, मसाला और सिल्क से क्वेश्चन आते हैं कि डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली सबसे ज़्यादा मसाला और सिल्क, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जहांगीर का फरमान, ठीक है, तो डचों ने पश्चिमी घाट पर व्यापार करने के लिए, क्या बोलते हैं, व्यापार करने के लिए मुगल बादशाह जहांगीर से फरमान जारी करवाया था। ठीक है, ओके, अब देखते हैं क्या है। राहदारी से मुक्ति, राहदारी, तो 1642 ईस्वी में शाहजहां ने पीपली से आगरा तक की राहदारी से मुक्ति करा दी थी, राहदारी से उन्होंने मुक्ति करा दी थी। तो क्वेश्चन आता है राहदारी से मुक्ति किसने कराई, तो पीपली से आगरा राहदारी तक उन्होंने मुक्ति करा दी। ठीक है, डचों के व्यापार का अंत, ठीक है, डचों के व्यापार का अंत देखिए कैसे हुआ। 18वीं सदी की शुरुआत में डचों ने व्यापारिक कार्यकलापों का अंत होना शुरू हो गया। अंततः
1759 में बेदरा का युद्ध, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। बेदरा का युद्ध जो है वो मतलब किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था आपका डचों के बीच, और डच वर्सेस ब्रिटिश या अंग्रेज, ठीक है, डच और अंग्रेजों के बीच हुआ था बेदरा का युद्ध, ठीक है। पराजित होने पर ही इनकी गतिविधियां पूर्णतः समाप्त हो गई, ठीक है। यहाँ पे वो पराजित हो गए थे बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों। अब देखिए एक क्वेश्चन और, अब जो बेदरा का युद्ध हुआ था, ठीक है, बेदरा का वॉर जो हुआ था, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उस समय अंग्रेजों की तरफ से कौन था? समझ रहे हैं ना आप? अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था लॉर्ड, किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ने किया था। तो ये है आईएमपी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई है। देखिए जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो एक कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठे। कुछ मैं वीडियोस में जो टॉप मतलब पॉइंट नहीं दिए रहते मैं वो भी कवर करता हूँ जो मुझे याद आ जाते हैं। तो जैसे ये यहाँ पे मैंने बताया आपको कि लॉर्ड क्लाइव ने अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व किया था या उनका मतलब उनकी लीड की थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, जो क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछे जाते हैं। अब देखते हैं डचों के पतन का कारण, ठीक है, मतलब डचों का पतन कैसे हुआ था वो देखते हैं। सबसे पहले तो वही युद्ध, उसमें हार गए थे डच, ठीक है। दूसरा, डचों के पतन के कारण मसालों के द्वीप पर बहुत अधिक ध्यान देने जो इंडोनेशिया में था। अब देखिए मसाला मेन, मैंने बताया था कि मसाला उनका मेन निर्यात करने का साधन था, ठीक है। तो इंडोनेशिया के द्वीप पे जो मसाले होते थे तो वो इंडिया में यहाँ पे ध्यान नहीं देते थे, वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अपनी खेती कराने में लगे रहते थे, पैसा उनको ज़्यादा कमाना था। तो एक बहुत ही बड़ा कारण था। तो ये मसाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है डचों के रोल में, ठीक है। अंग्रेजों की तुलना में डचों की नौशक्ति कम थी। नौशक्ति मतलब नौसेना, नौसेना जिसे आज हम नेवी के नाम से जानते हैं। तो नेवी इनकी कमज़ोर थी। अत्यधिक जो है केंद्रीकरण, अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति इनकी सत्ता काफ़ी केंद्रीकृत थी, मतलब सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा था, सेंट्रलाइजेशन सबसे ज़्यादा था। और डचों की बिगड़ती हुई अधिक स्थिति, ठीक है, इसके कारण। तो इससे क्या हुआ कि इनका पतन का कारण बन गया ये भी आपका, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख पाएंगे इस वीडियो में, इस लिंक या इस स्लाइड से आप यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 1 पुर्तगालियों के बारे में देख पाएंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 3 जो कि नेक्स्ट पार्ट होगा इसका, वो भी आप देख पाएंगे। तो इन दोनों लिंक से आप कहीं भी जा सकते हैं, पार्ट 1 भी देख सकते हैं और पार्ट 3 भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो पहले पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें। मैंने सीक्वेंस सीरीज़ में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री बताई हुई है, तो पहले आप पार्ट 1 देखें, देन फिर पार्ट 2 देखें और देन पार्ट 3 देखें। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो देख पाएंगे। जो भी मैं अपडेट्स दूंगा आप उनको ईजिली देख पाएंगे, तुरंत आपको ईमेल के माध्यम से पता चल जाएगा। और एक चीज़ और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हमारा जो फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite, यह हमारा फेसबुक पेज है। आप इसको भी लाइक कर सकते हैं। अगर आप इसको लाइक करते हैं तो आपको देखिए बेनिफिट्स मैं बता रहा हूँ क्या, जैसे कि कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हुए जिनके वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, तो वो वीडियो भी क्वेश्चंस आप देख पाएंगे। जैसे कोई एग्ज़ाम रिलेटेड सिलेबस होता है तो उसका वीडियो भी मैं डालता हूँ, और फुल डिस्क्रिप्शन में वहाँ डाल देता हूँ फेसबुक पेज पे। कुछ नोटिफिकेशन वगैरह जैसे आते हैं तो उनकी डिटेल भी मैं आपको फेसबुक पे दे पाता हूँ। कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के या मोदी जी से रिलेटेड, जैसे मोदी जी कहीं बाहर गए तो लाइव अपडेट वो भी मैं फेसबुक पे देता हूँ। तो फेसबुक अगर आप पेज लाइक करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आजकल लगभग दिन में हम लोग 1 से 2 बार फेसबुक ज़रूर खोलते हैं। तो जब भी मैं कुछ अगर फेसबुक पर अपडेट करूँगा तो आपको मिलेगा, तो वहाँ रीड कर पाएंगे, और वीडियो जो रहेगा आप यूट्यूब पे देख पाएंगे। अगर आपने ईमेल नहीं भी खोला है तो फेसबुक पे भी मैं वीडियो पब्लिश करता हूँ, तो आपको फेसबुक के माध्यम से भी वीडियो हमारा पता चल जाएगा, है ना। तो फेसबुक पे भी आप वीडियो देख पाएंगे,
और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर तो आप वीडियो देख ही पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें आप अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। और ये मॉडर्न हिस्ट्री है, हर जगह काम आएगी, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीएससी हो, चाहे वो आईएएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हमेशा ये काम आएंगे। ओके, थैंक यू।